बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुसरत हारिस और आप देख रहे हैं कौम की आवाज़। कौम की आवाज़ के प्लेटफॉर्म से हमारी हमेशा कोशिश होती है कि कौम के जहनों में उभरते हुए सवालात को आपके सामने रखें और उन मामलात को, उन मसाइल को जो हमारी आपकी ज़िंदगी का एक मजमूई, इज्तमाई या इनफरादी मामला या मसला है। आज के प्रोग्राम में हम कोर करंट अफेयर की तो बात नहीं कर रहे, लेकिन हम उस अफेयर की बात कर रहे हैं जिससे आपके ज़िंदगी के मामलात ऊपर नीचे होते हैं, जिससे आपके रिश्ते मुतासर होते हैं। एक ऐसी चीज़ जिस पे बारहा गुफ्तगू करने के बाद आज लोगों के जहनों में 2-3 टर्म्स तो बहुत नॉर्मल हो गए हैं या उनकी ज़बानों पर आ गए हैं, जैसे नफ्सियात, साइकोलॉजी, साइकियाट्रिस्ट, काउंसलिंग। कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो हमने रवानी से बोलना शुरू कर दिए हैं और हमें इनके बारे में पता तो चल गया है, लेकिन क्या वाकई अमली तौर पर हमने इसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में सोचा है? आज भी अगर हमारा कोई मसला होता है, वैसे तो जब हम सड़क पे मौजूद होते हैं और जिस तरह का हमारा रवैया सड़क पर है, चाहे वो किसी भी इलाके, किसी भी शहर की बात कर लें, तो ऐसा महसूस होता है कि हमारी कौम को एक काउंसलिंग की ज़रूरत है। हमारे यहाँ साइकोलॉजिकल या कोई ऐसा स्ट्रेस ज़रूर मौजूद है जो हमें अपनी पूरी कारकर्दगी देने पर मजबूर नहीं कर रहा या आमादा नहीं कर रहा। मैं आज इस साइकोलॉजी या साइकियाट्रिस्ट के टॉपिक को डिस्कस करना चाहती हूँ, एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, एंड वेरी ऑथेंटिक एंड रेलेवेंट गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं जिनका दुनिया भर का एक्सपीरियंस है। इस हवाले से वो काम करते हैं और इसको कार खैर समझते हुए काम करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद इमरान मौजूद हैं, फाउंडर ट्रांसफॉर्मेशन इंटरनेशनल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्रिया बहुत बहुत कि आपने इस अहम मौजू को अपने इस चैनल की जीनत बनाया। और मैं चाहूँगी कि ये तो आज एक स्टार्ट है, इसके बाद भी हम ऐसी बहुत सी चीज़ें करना चाहेंगे डॉक्टर इमरान आपके साथ और आपकी टीम के साथ, जिसका फ़ायदा कौम को हो। हम बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें उसके बाद मैं चाहूँगी कि आप बताइए, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हम समझते हैं कि शायद मायूब हैं या गैर ज़रूरी हैं। अगर कोई किसी की वाइफ मुतवातर उसे कहे कि जी मैं स्ट्रेस में हूँ, मैं परेशान हूँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, घर में डांटना, बच्चों को लड़ना या जो भी मिजाज होता है, हम उसको आपस में ही सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, विच इज़ गुड। लेकिन देयर मस्ट बी सम लेवल जहाँ हमें मेडिकल गाइडेंस की ज़रूरत हो सकती है। बच्चों में भी ऐसा है, बुज़ुर्गों में भी ऐसा है, दोस्तों में भी ऐसा है, नौजवानों में भी ऐसा है। लेकिन हम इस चीज़ को क्या, इतने अरसे आप काम कर चुके हैं, आप बात करते रहे हैं, पाकिस्तान में कोई 10-15 साल से तो मैं और आप प्रोग्राम कर रहे हैं, कितना चेंज आया है लोगों में? मेरे हिसाब से बहन के ये वर्स्ट से वर्स्ट होता चला जा रहा है, और इसका रीज़न ये है कि आप मुशाहिदा करें रवैयों की तब्दीली का। क्या ये मुमकिन है कि सदर के अंदर कोई भूरी बाज़ार में जाए और उसको कोनी ना लगे? मुमकिन नहीं है ना। लेकिन किसी को कोनी लग जाती है तो वो फटने के लिए तैयार हो जाता है, लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाता है। यानी हर शख्स चलता फिरता बम बन चुका है। इतनी सी बात के ऊपर कत्ल गारत गरी शुरू हो जाती है। तो ये कहते हैं यार इतनी सी बात नहीं थी। लोगों को समझना ये चाहिए कि पानी कितनी डिग्री के ऊपर बॉयल होता है। सही। पानी होता है 100 डिग्री के ऊपर। घर के अंदर आप लोग चाय बनाते हैं, गर्म पानी करते हैं, तो आपको पता है जब पानी बॉयल होता है वो 100 डिग्री पे होता है। अब अगर एक पानी मैं फ्रीज़र से निकालता हूँ, जो घर का फ्रीज़र होता है उसका जो टेम्परेचर है वो -4 होता है। एक मैं नीचे वाले फ्रिज से निकालता हूँ जिसका टेम्परेचर +3 होता है। एक जो रूम के अंदर रखा हुआ होता है, जैसे ये पानी रखा हुआ है, इसका टेम्परेचर +26 से 30 के बीच में होगा अगर ये क्लोज इन्वायरमेंट। एक पानी जो है मैं ऊपर टंकी से निकाल के लेके आता हूँ जो छत के ऊपर फूक रही है। तो अगर मैं इस सब पानी को बॉईल करने के लिए रखूँगा तो ये सब पानी देर में जाके बॉईल होगा। यानी जो फ्रीज़र वाला है तो उसको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन जो छत से मैं लेके आया हूँ जो ऑलरेडी 70 डिग्री के ऊपर है वो फौरी बॉईल हो जाएगा। तो ये बेसिकली हम जो इसको अपने इन अनरिजॉल्व मेमोरीज, इमोशंस को, अपने स्ट्रेसर्स को, अपने जहनी दबाव को जो दबा के अब इस लेवल पे आ गए हैं कि ये फट जाते हैं। ज़रा सा इशारा लगता है और ये दोबारा फट जाता है। ये सिर्फ हमारे साथ नहीं, पूरी दुनिया के साथ यही हो रहा है। हर 40 सेकंड के बाद दुनिया में खुदकुशी होती है। हर 40 सेकंड के बाद दुनिया में खुदकुशी होती है। और ये मैं फिगर आपको कोविड से पहले की बता रहा हूँ, और मैं जो भी बात बताऊँगा आप WHO की वेबसाइट से उसको जाके सर्च कर लीजिएगा। आज की डेट में बता रहा हूँ, आज की डेट में पेंडेमिक फैला हुआ है पूरी दुनिया के अंदर। आपको मालूम है कि कोरोना की वजह से जो है वो अमवात हो रही हैं। जापान के अंदर खुदकुशी से ज़्यादा जो है वो अमवात हुई हैं कोरोना के मुकाबले। आज अखबार उठा लीजिए, बांग्लादेश के अंदर खुदकुशी से ज़्यादा अमवात हुई है कोरोना के मुकाबले में। ओके। क्योंकि जब मुझे अपना जहनी दबाव
बर्दाश्त नहीं हो पा रहा और जब मुझे सुझाई नहीं दे रहा, माजी की पशेमानियाँ, मुस्तकबिल के अंदेशे मेरा हाल को बेहाल कर चुकी हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है वो कैसे गुजारूं, तो फिर मैं उस पर तवज्जो फिर भी नहीं दे रहा हूँ। WHO कहता है कि 80% जो डॉक्टर के पास आप जाते हैं अपनी जिस्मानी बीमारियों के लिए, उसकी वजह ये ज़हनी दबाव है। ओके। अब हम डॉक्टर के पास जाके दवाइयाँ लेके उस अलामात को सप्रेस करते हैं, लेकिन उसका ताल्लुक आपके ज़हन से है। आपने इतनी प्यारी बात की है, क्योंकि मुझे एक इंसिडेंट याद आया कि किसी के मैदे में प्रॉब्लम था और पेट में दर्द, वो एच पाइलरी और पता नहीं कौन कौन से टेस्ट हुए, और बाद में जाके, ये मेरा आंखों देखा वाकया है, बाद में जाके डॉक्टर ने कहा दिस इज़ योर साइकोलॉजिकल इशू, ये आपका साइकोलॉजिकल इशू है, आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं, क्योंकि इसका ताल्लुक उससे है, ये जो आपको हो रहा है दिस इज़ ओनली अ सिम्टम। तो बिल्कुल सही है। और जो मैंने आपको बताई कि एवरेज बता रहा हूँ ना, 80% के जो रीज़न है वो जिस्मानी है। ये जो आपके मैदे की बीमारियाँ हैं, ये मोर देन 95% इसका रूट कॉज ज़हनी दबाव है। अच्छा, ये आपने सुसाइड की भी बात की। पड़ोसी मुल्क में, क्योंकि बॉलीवुड पूरी दुनिया में बड़ा देखा जाता है और उनकी खबरें बड़ी आम होती हैं, और हमने देखा मतवातर वहाँ पर भी सुसाइड अटैम्प्ट्स हुए हैं, सुसाइड के केसेस सामने आए हैं। फिर अगर पाकिस्तान में बात करें, बड़ा अनफॉर्चुनेट है, वैसे तो ऑब्वियसली रिलीजन की वजह से हमारे यहाँ लोग इस चीज़ से बचने की कोशिश करते हैं, बट इवन देन मेडिसिन के स्टूडेंट, बड़े सक्सेसफुल डॉक्टर्स, बड़े लाइमलाइट में रहने वाले लोग, उन्होंने खुदकुशियाँ की हैं, विच इज़ ये समझ में नहीं आता कि ये कैसे डूएबल है उनके लिए, जब उनको सारा कुछ तो मिल रहा है, आपको ए ग्रेड्स चाहिए वो भी मिल गए, आपको जॉब भी मिल गई, आप पैसा भी कमा रहे हैं, आपको लाइमलाइट भी हो गया, क्या डर है आपके जहन में? मेरी तवक्कात जो मैंने खुद से वाबस्ता रखी हुई है, या वो तवक्कात जो लोगों ने मुझसे वाबस्ता रखी हुई है, वो तवक्का अगर पूरी नहीं हो रही तो मुझे इसका हल कोई समझ में नहीं आ रहा सिवाय इसके कि मैं जान दे दूँ। यानी हम अपनी कौम को फेस करना नहीं सिखा रहे, ठीक है, छुपना सिखा रहे हैं, अवॉइड करना सिखा रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट करना सिखा रहे हैं, फरार सिखा रहे हैं, प्रॉब्लम को फेस करना नहीं सिखा रहे। जिस बच्चे को आपने ये कह दिया कि बस ये डॉक्टर बनेगा, और अगर उसकी परसेंटेज नहीं आई, जब आपके पास सीटें ही नहीं है, तो आप इतनी तवक्कात क्यों साबित कर रहे हैं या लगा रहे हैं? एक बात बताइए, हर जो स्कूल होता है ना, उसमें क्लास के अंदर 30 से 40 बच्चे होते हैं, राइट? क्या मुमकिन है कि सब नहीं, बिल्कुल फर्स्ट आ जाए? बिल्कुल नहीं हो सकता ना सब एक फील्ड में जा सकते हैं, ना सब एक जैसे हो सकते हैं। और लेकिन सारे वालिदैन की तवक्को एक ही है कि इसको फर्स्ट आना चाहिए। अब वो 30 बच्चे में से एक फर्स्ट आ जाएगा, बाकी 29 का क्या होगा? अच्छा, इस मौके का वैसे हमारे टॉपिक से थोड़ा सा शायद डिविएशन हो, लेकिन इसका फ़ायदा उठाते हुए मैं पूछना चाहती हूँ कि हर वो बच्चा जो फर्स्ट आता है, क्या ये ज़मानत है उसके फ्यूचर की कि वो बहुत सक्सेसफुल होगा? और हर वो बच्चा जो 5th, 6th, 10th, 15th आता है, क्या ये श्योरिटी है कि वो ज़िंदगी में फेल होगा? अच्छा, मैं आपको स्टेटिस्टिक्स बता देता हूँ, शुमारियात का ज़ाहिर यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ। आज की डेट में भी ज़्यादा पढ़े लिखे लोग अपने से कम पढ़े लिखे लोगों के लिए काम करते हैं। ओके, ठीक है। और मैं आपको पता है, मैं 20 साल अमेरिका में रहा हूँ, नॉर्थ अमेरिका में, तो मैं आपको ग्लोबल बात बता रहा हूँ। ऐसा मुशाहिदा हुआ भी है हमारा। ज़्यादा पढ़े लिखे लोग अपने से कम पढ़े लिखे लोगों के लिए काम करते हैं। बैक बेंचर्स दुनिया में ज़्यादा कामयाब साबित हुए हैं फ्रंट बेंचर्स के मुकाबले के अंदर। और इससे ज़्यादा ये जो हाई फाई यूनिवर्सिटीज़ हैं, हाई फाई स्कूल्स हैं, हाई फाई किस्म के जो लेबल्स हैं, उनके बच्चों ने दुनिया के अंदर कभी इनकलाब बर्पा नहीं किया। उनके बच्चों ने दुनिया के अंदर कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे अंदर दुनिया के अंदर कोई मेजर तब्दीली आई हो। मेजर तब्दीली लाने वाले एवरेज स्टूडेंट्स हैं, एवरेज स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि वो एक बड़ी पिक्चर को देखते हैं। जब फ्रंट के ऊपर बैठा है ना, जिसको आप पढ़ाकू बच्चा कहते हैं, जो बनाना चाह रहे हैं रोबोट, उसने से मिस देखी है, बोर्ड देखा और वो यूं बैठा है, उसकी दुनिया ये है। जो बैक बेंचर पे बैठा है ना, बेशक वो मस्तियां भी करता है, वो उसको भी छेड़ते उसको देते, उसकी ये दुनिया ये है। ओके, राइट, वो ये दुनिया है उसकी। तो जब वो बाहर निकलता है, उसके सर्वाइवल स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं। वो क्योंकि पिटा भी है और पीटा भी है, तो उसको दुनिया के अंदर आगे बढ़ना आता है। वो लोगों की नफ्सियात को जो है वो समझता है, और वो क्राइसिस के टाइम के ऊपर ज़्यादा बेहतर डिसीजन जो है वो लेता है। जब मुंशीगिरी का काम आता है ना, तो वो उसको रख लेता है आगे वाले को कि यार ये जो काम है ना, पढ़ने वाला, कैलकुलेशन करने वाला, रिपोर्ट बनाने वाला, ये तेरा काम है, मैं तुझे CEO रखता हूँ। तो पेरेंट्स को भी थोड़ा सा समझना चाहिए कि डिग्री और परसेंटेज आपकी कामयाबी की ज़मानत नहीं है। यही पेरेंट्स नहीं समझ पा रहे। राइट, मैं आपको बता रहा हूँ कि
बाज़ दफ़ा 3 महीने भी हो जाते हैं मेरी अपॉइंटमेंट लेने के अंदर ना 1-to-1 देखने के लिए। बच्चों तो आज तक किसी ने परसेंटेज नहीं पूछी। कभी आपने कैसे डॉक्टर के पास देखा है? मैं आपको इतने सालों से जानती हूँ, मैंने कभी पूछा ही कभी आपने किसी डॉक्टर के पास गए हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, कभी आपने किसी डॉक्टर के पास गए हैं और उससे कहा है कि मुझे मार्कशीट दिखा? कभी किसी डॉक्टर मार्कशीट दूर की बात, सर्टिफिकेट नहीं देखा हमने। नहीं देखा है ना कि उनके पास कोई सर्टिफिकेट, कोई डिग्री कहीं हैंग हुई है। और आप लोगों से कह के उनसे अपॉइंटमेंट दिलवा रहे हैं, या बाहर आप 2-2 घंटे लाइन में बैठे हैं, परसेंटेज तो नहीं पूछ रहे ना, तो क्यों परसेंटेज के पीछे लग गए हो? परसेंटेज दुनिया में कामयाबी की ज़मानत नहीं है, ये फतूर है जो हमारे जहन में डाला गया। इस पे हम मजीद एक एक्सक्लूसिव मेरे ख्याल में प्रोग्राम करेंगे, लेकिन आज मैं चंद चीज़ें यहाँ से उजागर ज़रूर करना चाहती हूँ ताकि हमारा वो फ्लेवर डेवलप हो और हम उसको आगे लेकर जा सकें। शादियों के मामलात पे भी मैं बात करना चाहती हूँ। अक्सर शादी फेल हुई, खुदा न खास्ता, उसके बाद आइदर साइड ये कहती है कि लड़की नफ्सियाती थी, लड़का नफ्सियाती था, और इसका एक और पहलू ये भी है कि अगर नफ्सियात के प्रॉब्लम्स हैं तो माँ बाप कहते हैं शादी कर दो, ठीक हो जाएगा। ये जो नफ्सियाती इशू है, जैसे मैं सोचती हूँ वेस्ट में डेंटल आपकी अपॉइंटमेंट हर 6 महीने में होती है, हमारे यहाँ खैर वो भी नहीं होती, लेकिन साइकोलॉजिस्ट का भी कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है या होना चाहिए कि आप 6 महीने में, 8 महीने में अपने आप को वेंट करना चाहते हैं, आप ओवरलोडेड हैं, आपके साथ कोई लगेज है, आप उसको रिलीज़ करना चाहते हैं, क्या इस तरह की कोई चीज़ होनी चाहिए? और जवाब आपने शुरू करना है वही ये जो शादी ब्याह के मामलात हैं यहाँ से। देखिए, शादी ब्याह में अगेन हमने अभी तक भी ये देखा है कि या तो जो मेन स्टेक होल्डर हैं वो कम्युनिकेशन नहीं कर रहे, और जो दूसरे लोग हैं वो ज़्यादा कम्युनिकेशन कर रहे हैं, और या दूसरी ऑपोजिट है कि सिर्फ वही 2 कर रहे हैं और बाकी नहीं कर रहे। और हमारे यहाँ शादी के अंदर प्लानिंग के अलावा हर बात होती है, मुस्तकबिल की प्लानिंग के अलावा हर बात होती है। मलेशिया में बार बार कोट करता हूँ एज अ परफेक्ट मॉडल, 6 महीने काउंसलिंग करते हैं बिफोर मैरिज। अच्छा, बिफोर मैरिज 6 महीने काउंसलिंग करते हैं, उसको इमाम साहब के पास भी लेके जाते हैं, इस्लामिक स्कॉलर के पास लेके जाते हैं, डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट के पास लेके जाते हैं, लॉयर के पास लेके जाते हैं, और उसके सारे सेशंस उनसे करवाते हैं। और इसीलिए पूरी दुनिया के अंदर सबसे कम डिवोर्स रेशियो इज़ मलेशिया। वो पहले आपको समझाते हैं कि आपने जो करने जा रहे हैं, अल्लाह ने इख्तियार दिया है ना, आप एक एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, उसके तहत आप ज़िंदगी गुजारने जा रहे हैं, तो आपको एक दूसरे को समझना, आपको एक दूसरे की लाइकिंग डिसलाइकिंग समझना और प्लान करना। आप प्लान करेंगे ना। हमारे मुल्क के अंदर तो शादी भी हादसाती तौर पे हुई, राइट, और बाज़ दफ़ा तो जज्बाती इतनी हो गई। अम्मा दुनिया से गुजर रही थी, अम्मा ने जाते जाते कहा कि मेरी मरी हुई बहन के मुंह मेरे सामने आ रहा है और तू इससे ज़रूर शादी कर लियो, और वो भी चली गई। अब वो लड़का लड़की कह रहे हैं कि 2 अम्माएं चली गई हैं और अब हमें ज़बरदस्ती करनी चाहिए, जबकि दोनों का इंटरेस्ट कहीं और था। उसका नतीजा क्या निकलने वाला है? तो हमने जब ये बात समझ में नहीं आई ना, भाई एक शख्स नफ्सियाती है, ये कौन बताएगा? बाहरी नफ्सियाती बताएगा ना, तो कोई घर वाला कैसे बताएगा? हमारे यहाँ एक लेबल का भी बड़ा इशू है। मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ लेबल का भी बहुत इशू है कि हम किसी भी लेबल लगा देते हैं, बात खुद पे भी लेबल लगा देते, जो है वो लेबल लगा देते हैं। शादी के जो क्राइटेरियाज हैं वो गैर हकीकी हैं, बिल्कुल गैर हकीकी हैं। जिस क्राइटेरिया के ऊपर शादी होनी चाहिए उस क्राइटेरिया के ऊपर शादी नहीं होती है। और उसके बाद वो वाकई वो बड़े क्लियर क्राइटेरियाज हैं जो इवन साइकोलॉजी में भी मिलते हैं, रिलीजन में भी मिलते हैं कि बंदे का पुत्र है या नहीं। आप चेक कर लीजिए, राइट, ये चीज़ें कम्युनिकेट कर लीजिए। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि आप जब 2 आदमी कोई एग्रीमेंट करते हैं तो ये सारी चीज़ें देखते हैं ना, यहाँ तो नहीं देख रहे। तो जब आप नहीं देख रहे, जब आप शऊरी तौर के ऊपर वो फैसले नहीं कर रहे, तो उसमें इस तरह के प्रॉब्लम्स तो आएंगे, जिस तरह के हमारे पास प्रॉब्लम जो है वो आ रहे हैं, राइट। तो हम नहीं समझ रहे कि हम क्या करने जा रहे हैं और हम किस तरह रहेंगे। अच्छा, आप ये बताइए डॉक्टर इमरान के फिर हर रिलेशनशिप में ही, और बल्कि अब तो देखिए बच्चों में ADHD अब समझ आया लोगों को कि ये प्रॉब्लम है, बच्चों में स्लो लर्नर अब समझ आता है लोगों को, थैंक्स टू साइकोलॉजी एंड ऑल दिस नॉलेज, कि हाँ जी बच्चे में ये इशू माइलस्टोन जो है इसके डिले हो जाते हैं या और ऐसे इश्यूज हो जाते हैं। लेकिन फिर भी ये बड़ा देर में हमें आमादा करता है कि हम डॉक्टर के पास जाएं। एक परफेक्ट मॉडल क्या होना चाहिए? कब आपको डॉक्टर के पास या साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है? घर वालों को इस रियलाइजेशन की किस वक्त ज़रूरत है? मतलब वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पर आपको इसका फैसला करना चाहिए और डरना नहीं चाहिए कि ये पागल है? देखिए, पहले तो हमारे यहाँ जो 22 से शर्म है बहैसियत कौम पाकिस्तान के, जो हमारे यहाँ जो प्री नेटल और पोस्ट नेटल जो डेथ्स हैं, यानी पैदाइश के मौके के ऊपर जो बच्चों की मौत होती हैं, हम दुनिया में सबसे ऊपर हैं, अफगानिस्तान से भी ऊपर है। ये तो आप इससे अंदाजा शॉकिंग, मेरे लिए तो ये शॉकिंग है। आप ये सोचिए कि हमारे यहाँ इतना बुरा हाल है
अब अवेयरनेस का क्या हाल होगा, अभी तो मैं फिजिकल की बात कर रहा हूँ, नफ्सियात तो वही बाद में आएगा। फिजिकल अगर हमारे यहाँ उन बच्चों की जो है अमवात और उन माओं की अमवात जो इस तकलीफ के मराइल से गुजरती है दुनिया में सबसे ज़्यादा है, तो आपको अवेयरनेस का तो आइडिया हो गया होगा कि हमें कुछ नहीं पता इस मामले में और कितनी कोताही हम करते होंगे। फिर बच्चों का जो फिजिकल चेकअप है वो भी नहीं होता। हर साल लाजिम है कि बच्चे की आँख, बच्चे के कान और बच्चे का जो गला, ये एंटीस्पेशियल सिर्फ गला नहीं देखता, उसके अंदर बेसिकली जो आपके जो डेवलपिंग ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं जिसकी वजह से आपका बच्चा उस अपने वजन के हिसाब से, कद के हिसाब से नहीं बढ़ पा रहा है, ये 3 चीज़ें लाजिम है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास जब कभी बच्चों को जब लेके आते हैं जिनको ये डिफ़िकल्टीज हो रही होती है, चैलेंजेस हो रही होती है, मैंने उनसे ये पूछा कि आपने इसकी हेयरिंग चेक कराई है? तो उन्होंने नहीं, वो कभी नहीं चेक कराई। और हमने हेयरिंग चेक कराई तो उसको हेयरिंग का प्रॉब्लम। जिस बच्चे को समझ ही कुछ नहीं आ रहा और वो बच्चा जब उसको सही समझ में आ रहा है तो वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, जब वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा तो आप कह रहे हैं ये जिद्दी, आप उसकी मार भी लगा रहे हैं। आप अंदाजा तो करें कि आप क्या जुल्म अजीम कर रहे हैं। जिस बच्चे को नजर नहीं आ रहा, जिसको नजर ही नहीं आ रहा क्लासरूम में, वो कैसे पढ़ेगा, उसको कैसे समझ में आएगा? लेकिन आप उसको बुनियादी वो चीज़ जो है वो चेक नहीं कर पा रहे। हमारे यहाँ खिलौने दिला देंगे, जूते दिला देंगे, 3-3 हज़ार रुपए के वो गैजेट्स जो है वो उसको दिला देंगे, लेकिन उसकी असेसमेंट नहीं कराएंगे ताकि उस बच्चे को ये पता लग जाए कि मेरे बच्चे की पर्सनैलिटी क्या है, मेरे बच्चे के लर्निंग स्टाइल क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है। अब इतनी एडवांस हो चुकी है साइकोलॉजी कि वो ये बता सकती है कि इस बच्चे को अगर आप छोटा लिखेंगे नहीं समझ में आएगा, इसको बड़ा लिखेंगे समझ में आएगा। अगर ये बच्चा बोर्ड पे देखेगा उसको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप पेपर पे रखेंगे और हाथ रखेंगे तो उसको समझ में आ जाएगा। अब आप 25 दफ़ा भी, ये तो टीचर को भी नहीं पता होगा। ये तो टीचर को भी नहीं पता ना। बिल्कुल। तो इसीलिए जो मगरिब है वहाँ पे ये जो बुनियादी साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स होती हैं ये हर साल होती है। ओके। क्योंकि बच्चा चेंज हो रहा है, बच्चा डेवलप हो रहा है। हमारे यहाँ ऐसा भी हुआ है नुसरत बहन के माइल्ड रिटार्डेशन का बच्चा, यानी आप इसे कह सकते हैं कि वो ठीक हो सकता है, हाँ, लेकिन उसके ऊपर या तो इतना बोझ डाल दिया, फिर ये हमें नहीं मालूम कि हम कह रहे हैं वो 11 साल का हो गया है, लेकिन वो जहनी तौर के ऊपर सिर्फ 5 साल का है। तो आप 5 साल के बच्चे को कौन सी क्लास में डालेंगे? ग्रेड 1 में, राइट। लेकिन वो कहेंगे 11 से आप इस स्कूल से निकाल के उस स्कूल में, उस स्कूल से निकाल के उस स्कूल के अंदर, उसमें कुछ ज़्यादा पैसे दे के 4थी क्लास में बिठा दिया, 3री क्लास में बिठा दिया, वो बच्चा तो चल ही नहीं पाएगा। जिसका जहन 1st ग्रेड का है उसको 4th ग्रेड का लोड कैसे डालेंगे आप? राइट। तो हमारे अच्छा एक बच्चा 2 घंटे बैठे पढ़ रहा है और उसे याद नहीं हो रहा, उसका मतलब वो पढ़ना चाह रहा है ना, तभी तो बैठा है ना 2 घंटे। तो इसका मतलब कोई तो प्रॉब्लम हो रही है ना कि वो बैठने के बावजूद भी नहीं पढ़ पा रहा। एक बच्चे ने आपके पास पढ़ा है, घर में आपने चेक किया, क्लास के अंदर गया, एग्जाम में नहीं लिख पाया, इसका मतलब है कि उसको कुछ प्रॉब्लम हुआ है ना। एक कॉन्टेक्स्ट में दे रहा है, एक कॉन्टेक्स्ट में नहीं दे रहा, इसका मतलब कोई प्रॉब्लम है। बच्चे में प्रॉब्लम नहीं है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो उसको डिलीवर नहीं कर पा रही है, जिसको एड्रेस किया जा सकता है। ये आपने बड़ी ही इंपॉर्टेंट बातें बताई और इसके साथ ख़वातीन में भी है। देखें, अगर कोई घरेलू खातून है, रोज़ उससे खाना जलता है, रोज़ उससे रोटी जलती है, रोज़ उसके साथ कोई प्रॉब्लम है, तो हम समझते हैं कि इसकी कोताही है या ये कर नहीं पा रही, जो पहले बड़े अच्छे तरीके से अपना घर चला रही थी। और भी इस तरह के बड़े सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन हम ये एक्सेप्ट नहीं करते कि इसके साथ कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। हम उसको नेमतें गिनवाते हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है कि देखो तुम्हारे बच्चे हैं, ये हैं, वो हैं, फलाना है, तुम इस तरह ना करो, उस तरह ना करो। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है, ये कहाँ से ट्रिगर हो रहा है, इस पर काम नहीं करते, क्योंकि हम उस पर तवज्जो नहीं देना चाहते। ख़वातीन कितनी इस मर्ज़ में है मुब्तला, आपने अगर देखा हो या आप हमें बताना चाहें, घरेलू ख़वातीन या वर्किंग वुमेन, वो कितनी ज़्यादा स्ट्रेस में है? अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में तो उनको एक्सपोजर ही नहीं है, उनको हक भी नहीं है, बताने का भी नहीं है। मैं आपको एक इज्तिमाई तौर पर अपने रवैये बताता हूँ। हमें अगर फिजिकल चोट लग गई, राइट, हमें एक फिजिकल चोट लग गई ना, तो उसकी तो पट्टी बना के और सोशल मीडिया पे घुमाते रहेंगे कि मेरी चोट नजर आ जाए जी, राइट। यानी जो जाहिरी चोट नजर आती है उस पर तरजीह देते हैं, उसको बताते भी हैं, बड़े जो बताएंगे, लेकिन जो बातिन के अंदर हो रहा है वो नहीं बताएंगे। कोई भी रोजमर्रा का वो काम जो आप नहीं कर पा रहे हैं किसी भी दबाव की वजह से, उसके लिए ज़रूर शेयर होना चाहिए। और जैसे आपने बात कही थी, उसका तरीका यही होता है कि आपके पास ज़रूर कोई वेल विशर ऐसे घर के होने चाहिए, आपके दोस्त होने चाहिए, आपके बड़ों में ऐसे होने चाहिए जिससे आप जाके शेयर कर सकें। इंसान की ज़रूरत इंसान है, इसीलिए अल्लाह ने 2 इंसानों को बना के भेजा। अगर इंसान तन्हा है तो वो आइसोलेशन, डिप्रेशन और ख़ुदकुशी का रास्ता है। और जो हस्बैंड बात नहीं सुनते, ज़्यादा सुनना नहीं चाहते, क्योंकि ख़वातीन को या बेगमात को बोलने की बहुत आदत होती है, जो कि इज्तिमाई है। एवरी वाइफ वांट्स टू टॉक,
एंड एवरी हस्बैंड डजंट वांट टू लिसन मोस्ट ऑफ द टाइम। तो क्या ये चीज़ जो है, ये घरेलू रिश्ते को, मैं इस पर क्योंकि क्लोज करूँगी, ये उसको कितना मुतासिर कर रही है? कुछ बातें ऐसी हैं जो हस्बैंड सुनना चाहता है, ओके ठीक है, ओके, तो आपको सैंडविच बनाना आना चाहिए। ठीक है, खवातीन को सैंडविच तो बहुत अच्छा आता है ना बनाना। उसके ऊपर हस्बैंड की बात, मेरी बात, हस्बैंड की बात, ओके, राइट, सैंडविच हो गया ना। तो आपने ये सीखना है। और घरेलू खातून को, बीवी को बहुत अच्छी तरह पता है कि मेरे शौहर को कब बात सुनानी, बहुत अच्छी तरह पता होता है। ओके, तो आप सैंडविच बनाने की कम्युनिकेशन के स्टाइल सीखे। उसकी बात जिस पर वो यूँ सुनेगा, अपनी बात जिस पे वो थोड़ा सा यूँ होगा, फिर अब जो है वो उसकी बात, फिर वो यूँ होगा, और आपकी वो बात सी पिक कर जाएगी। और चंक में दें, थोड़ा थोड़ा स्लो पॉइजन। ये बात, वो जब तुम आई थी और तुम्हारी अम्मी ने कहा था कि बेटी है, और वो जब मुझे नहीं रखा 13 साल हो गए, ये 13 साल आज डालेंगे ना तो वो भाग जाएगा। ओके, ठीक है, थोड़ा एंड आई थिंक इसको हम यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि ये वाले जो सेशंस हैं ये कंप्लीट सेशन होने चाहिए, जिसमें हमारे लोग जो उस तरफ हमें देख रहे हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी हम शामिल करेंगे। एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दीज सेशंस विद यू। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, आपसे भी मुलाकात होगी। आज हमने एक लाइटर नोट पे और डिफरेंट तरीके से साइकोलॉजी को, या साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिकल इश्यूज़ क्या क्या हमारे चीदा होते हैं और उसको किस तरह रिजॉल्व किया जा सकता है, इस पर हमने एक ऊपरी सी बात की है। इसमें बड़ी डिटेल है, और उस डिटेल के लिए डॉक्टर इमरान हमारे साथ वॉइस ऑफ नेशन पे ऑन बोर्ड होंगे इंशाल्लाह, ये भी और इनकी टीम भी। और हम कोशिश करेंगे कि वक्तन फ़वक्तन आपको ये आगाही, नफ्सियाती आगाही देते रहें। और इसके लिए अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, राब्ता करना चाहते हैं, कोई अपनी पसंद का टॉपिक उस पर बात करना चाहते हैं, प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं, यू आर मोर देन वेलकम टू कॉन्टैक्ट अस। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।